क्या फिर होगा 9/11 जैसा हमला? क्या अमेरिका फिर बनेगा निशान? ईरान का फाइनल वार्निंग सिग्नल। अमेरिका को धमकी महंगी पड़ेगी। खौफ में ट्रंप, अमेरिका में हड़कंप। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। जी हां, जिन टावर्स के गिरने से पूरी दुनिया हिल गई थी, क्या इतिहास फिर उसी मोड़ पर खड़ा है? 11 सितंबर 2001, वो दिन जब अमेरिका की धरती पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले ने दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था बदल दी थी। वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, अफगानिस्तान में युद्ध छिड़ा और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान ने नया रूप ले लिया। अब 2 दशक से भी ज्यादा वक्त के बाद ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि ईरान की ओर से अमेरिका को 9/11 जैसे हमलों की चेतावनी दी गई है। अगर ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है तो सवाल सिर्फ अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया की सुरक्षा का है। क्या पश्चिम एशिया का तनाव व वैश्विक टकराव में बदलने की ओर बढ़ रहा है? क्या दुनिया एक और बड़े सुरक्षा संकट के मुहाने पर खड़ी है? आज की सबसे बड़ी बहस यही है, क्या यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव है या किसी बड़े टकराव का संकेत? क्या अमेरिका फिर उसी चुनौती का सामना करने जा रहा है जिसने कभी उसकी धरती को दहला दिया था? और अगर हालात बिगड़ते हैं तो क्या पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी? एक्सपर्ट्स को सबसे पहले सुनिए, फिर इस पूरी खबर का हम विश्लेषण आपको दिखाएंगे। ईरान की कोस्टल बैटरीज, रडार्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के ऊपर हमले किए हैं और अब ये कहा है कि अगर ईरान ने एक भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अटैक किया तो हम उसके पुल और पावर प्लांट्स के ऊपर हमले शुरू कर देंगे। इससे बौखलाए हुए ईरान ने ये कहा है कि 9/11 जैसी इंसिडेंट को नहीं बोलना चाहिए। हम वही स्थिति ला देंगे कि अमेरिका को फिर दोबारा से अपने देश में शोक मनाना पड़ेगा। ये जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मुद्दा है ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में, उसमें हम ये पाएंगे कि एक तरीके से ये एक तरीके से रिडक्स है, पार्ट 2, 3, 4 है, जिसके चलते जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर की अवधारणा अमेरिका ने दी, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने दी 2003 में और उनके पिता ने 1991 में, वो एक बार फिर हॉन्ट करने के लिए अमेरिका को और ईरान को और पूरे विश्व को फिर से वापस आ गई है। भले ही कोई संधि हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, ट्रीटी हो जाए, पर मुझे नहीं लगता कि ईरान एग्रीमेंट के बाद भी पूरी तरीके से शांति बहाल रखेगा। आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए। जी हां, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। ईरान की 9/11 हमले की चेतावनी मनोवैज्ञानिक दबाव है या अमेरिका के लिए असली बड़ा खतरा? क्या इस पर विचार अमेरिका को करना होगा? सवाल नंबर 2 दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां ऐसे खतरे से निपटने के लिए तैयार होंगी ही, क्योंकि 9/11 के बाद अमेरिका में सब कुछ बदल गया। सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे, अगर 9/11 जैसा हमला हुआ तो वैश्विक सुरक्षा, ग्लोबल सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या मिडिल ईस्ट का तनाव अब अमेरिका की जमीन तक पहुंच सकता है? दूरी बहुत ज्यादा है लेकिन आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, जो मैं पैनल से पूछूंगा, क्या वैश्विक आतंकवाद का खतरा फिर से सिर उठा रहा है? ये तमाम सवाल होंगे पैनल के साथ दर्शकों, लेकिन अगले 1 घंटे लगातार पूरा विश्लेषण आपके लिए लेकर आए हैं और उस विश्लेषण के बाद एक पैनल भी जुड़ेगा मेरे साथ और उस पैनल के जरिए मैं आपको पूरी डिटेल बताने जा रहा हूं कि ईरान ने जो धमकी दी अमेरिका को, आने वाले वक्त में ईरान के लिए कितनी मुश्किल होगी, या अमेरिका को अब डरकर, संभलकर और चतुराई से चलना होगा, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं है दुनिया के लिए भी, क्योंकि ग्लोबल टेररिज्म अपनी पैठ लगातार बढ़ाता जा रहा है। ईरान से भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। अमेरिका से भी हमारे साथ खास मेहमान होंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। डिफेंस सेक्टर के जानकार भी होंगे, फॉरेन एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे, लेकिन डिटेल आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। ईरान ने जो अमेरिका को धमकी दी है दर्शकों, वो धमकी क्या? धमकी नंबर 1, अमेरिका में दोबारा 9/11 जैसे हमले होंगे। ये बात ईरान ने अमेरिका को धमकाते हुए कही है।
अगली धमकी में क्या कहा ईरान ने, वो भी आपको बता देता हूं। उसने कहा पूरा अमेरिका राष्ट्रीय शोक में डूब जाएगा। ये बहुत गंभीर धमकी है और बहुत बड़ी बात जो अमेरिका के लिए ईरान ने कही है। धमकी नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के गंभीर परिणाम होंगे। परिणाम गंभीर तो हो ही रहे हैं, लेकिन क्या 9/11 जैसा हमला करने की ताकीद जो की है ईरान ने, क्या वो तैयारी है ईरान की, और क्या अमेरिका तैयार है ऐसे हमलों से निपटने के लिए? धमकी नंबर 4 ईरान पर कार्रवाई अमेरिका को महंगी पड़ेगी। ये वॉर स्ट्रैटेजीज हैं। वॉर स्ट्रैटेजीज में तो ऐसा होता ही है कि इस तरह की धमकियां दी जाती हैं, और यही तो एक तरीका है दबाव बनाने का। धमकी नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो तबाही मचेगी। ये बात ईरान ने कहा, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बर्बाद कर देंगे, उनकी रिफाइनरीज, उनका क्रूड और उनके तमाम जो पावर सेंटर्स हैं, जो एनर्जी सेक्टर्स हैं, उनका पूरा हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। दर्शकों, लेकिन 9/11 हमला क्या था, बहुत सारे जो युवा हैं, नए लोग नहीं जानते होंगे, और इसीलिए मैं पूरी डिटेल लेकर आया हूं हमारे तमाम दर्शकों के लिए, पूरा विश्लेषण। उसके बाद हम पैनल के साथ जाएंगे। 9/11 हमला था क्या? जी हां, 11 सितंबर 2001 की तारीख अमेरिका कभी नहीं भूल सकता। यह हमला 11 सितंबर 2001 के दिन हुआ था। अगले इंफॉर्मेशन में बताऊंगा। और क्या था? आतंकियों ने 4 यात्री विमानों का पहले अपहरण किया, उन्हें हाईजैक किया सबसे पहले। उसके बाद 2 विमान जो थे, 4 विमानों में से 2 विमान जो थे वो न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए। वहां पर हजारों लोग मारे गए, दहशत फैली, इमारतें तबाह और बर्बाद हो गई। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, एक विमान पेंटागन से टकराया, जो डिफेंस हेडक्वार्टर है अमेरिका का, जहां पर रक्षा मामलों की सारी जो बड़े फैसले होते हैं, जो उनका रिसर्च होता है डिफेंस का, पेंटागन उनका एक सैन्य मुख्यालय समझिए, वहां पर हमला हुआ। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वहां भी बहुत सारे लोग मारे गए, वहां भी बहुत सारे लोग जख्मी हुए। दर्शकों, इन्फॉर्मेशन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, कितने लोग मारे गए? 3000 के करीब लोग मरे और उतने ही करीब बराबर जख्मी भी हुए। इसके बाद क्या हुआ? इन्फो नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर की शुरुआत की, जो आज तक मौजूदा वक्त तक मुसलसल चल रही है। आगे बढ़ते हैं, अगले कंटेंट पर आते हैं। दर्शकों, किस तरीके से अमेरिका ईरान अब जो तनाव बढ़ रहा है, टकराव की जो वजह, बड़ी वजह क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जरा स्क्रीन पर देखिएगा मेरे साथ, वो डिटेल, वो कंटेंट लेकर आ रहा हूं। वजह नंबर 1, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर विवाद था। इसे लेकर अमेरिका ईरान में रजामंदी नहीं बनी, और अमेरिका ने लगातार जो परमाणु रिएक्टर्स हैं, उनके जो सिविल प्रोग्राम्स हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम, वहां पर हमले हुए। वजह नंबर 2, अमेरिकी प्रतिबंध और आर्थिक दबाव की वजह से ईरान के अंदर गुस्सा बढ़ा, और इसके बावजूद अमेरिका लगातार सैंक्शन लगाता रहा, लगातार ईरान पर हमले करता रहा। होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी तनाव बढ़ा। वजह नंबर 3, पश्चिम एशिया में प्रॉक्सी समूहों को लेकर टकराव हुआ। अमेरिका इजराइल ने तमाम प्रॉक्सीज के लिए कहा, चाहे वो हूती हो, हिजबुल्लाह हो, उन्होंने कहा कि आप प्रॉक्सीज को फंड मत करिए, प्रॉक्सीज को हथियार मत दीजिए, आपके प्रॉक्सीज हमारे बीच एक बड़ा खतरा है। वजह नंबर 4, होर्मुज़ जो स्ट्रेट था, वहां की रणनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा थी। अमेरिका भी वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और ईरान भी करने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ी वजह यह भी थी। वजह नंबर 5, इजराइल ईरान तनाव में यूएस की भूमिका। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, ये सबसे बड़ा तनाव का विषय ईरान के लिए था, क्योंकि अगर सिर्फ इस जंग में इजराइल अकेला होता तो बात अलग थी, लेकिन अमेरिका के आने के बाद वॉर सिनेरियो बदल गया। आगे बढ़ते हैं। अब 9/11 जब हुआ अमेरिका में, उसके बाद अमेरिका में क्या क्या बदलाव हुए, क्या तब्दीलियां हुई, आपके स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स है। एक्शन नंबर 1 जो अमेरिका ने लिया, वॉर ऑन टेरर की घोषणा अमेरिका ने कर दी, और पूरी दुनिया में जहां भी आतंकवादी थे या होने की आशंका थी, अमेरिका ने वहां ऑपरेशंस किए, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बाकी मुख्तलिफ देश। अफगानिस्तान में सैन्य अभियान बहुत लंबा चला। हर कोई जानता है अफगानिस्तान में सालों साल तक अमेरिका रहा, और 15-20 साल के बाद अमेरिका वहां से इवैक्यूएट करता निकलता। एक्शन नंबर 3, तालिबान सरकार को सत्ता से हटाने की पुरजोर कोशिश अमेरिका करता रहा, तो तब तक इसमें कामयाब भी हुआ। और ये वजह थी कि इसके बाद आपको गद्दाफी साहब का मसला याद होगा, आपको इराक का मसला याद होगा, लीबिया का मसला आपको याद होगा, ये सब उसी वजह से हुआ। एक्शन नंबर 4, DHS और TSA की स्थापना की गई, जिसकी वजह से अमेरिका का जो हवाई इलाका था, हवाई बेड़ा था, वो अभेद्य हो गया। जी हाँ। एक्शन नंबर 5, पैट्रियट एक्ट लागू किया गया। अमेरिका ने पैट्रियट एक्ट लागू किया उन सब चीज़ों के बाद जो 9/11 के वक्त हुई। एक्शन नंबर 6 जो अमेरिका ने लिया, 2011 में ओसामा बिन लादेन को अहमदाबाद में जाकर पाकिस्तान में ढेर किया गया। ये तमाम एक्शन अमेरिका ने तब लिए जब उसके 9/11 हुए। एक्शन नंबर 7, ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ लंबा सैन्य अभियान उस वक्त से जारी है, और अभी तक वो चल भी रहा है। आगे बढ़ते हैं।
अगले कंटेंट पर आते हैं दर्शकों। कुछ ही वक्त हमारे साथ एक खड़ा बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है जिससे हम चर्चा भी करेंगे। जी हाँ, स्वागत कीजिए। मेजर जनरल राजन कोचर साहब का डिफेंस एक्सपर्ट है। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव साहब मेरे साथ हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। हाकिम रेजा मेरे साथ हैं, ईरान से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए रेजा साहब। और रवि करकरे मेरे साथ हैं, इज जॉइनिंग फ्रॉम अमेरिका, न्यूयॉर्क से। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग है, आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। वॉर के समय साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है, एक दूसरे को धमकियां देते हैं, एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं। डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में कभी कभी बहुत ज़्यादा हीटअप सिचुएशंस होती हैं। लेकिन सर 9/11 का जिक्र करना, ये अमेरिका की सबसे दुखती रग थी और 9/11 के हमलों ने अमेरिका को बदल दिया। मैंने बहुत सारे फैक्टर्स गिनाए हैं, आपने सुने होंगे। ईरान ने कहा है कि 9/11 जैसे हमले अब अमेरिका पर होंगे। राष्ट्रीय शोक अमेरिका मनाने की दिशा में अब अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। आप इस धमकियों को कैसे रीड करते हैं, सबसे पहले बताइए सर। जय हिंद अमित, और जय हिंद मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी। देखिए, अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस लड़ाई में। बिकॉज अगर आप एक लीडर को मार देते हैं उनके, और वो एक पॉलिटिकल लीडर ही नहीं, एक हेड ऑफ स्टेट ही नहीं, एक उनके रिलीजियस लीडर भी थे। और आपने इसको देखा जब उनकी जो फ्यूनरल हुआ, वहाँ पे करोड़ों लोगों का जमावड़ा था और एक देश को बिल्कुल एकजुट कर दिया इस चीज़ ने। तो जब इस तरीके के आप एक व्यक्तिगत इस लड़ाई को एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं लड़ते हैं, आप उसको एक व्यक्तिगत तरीके से लड़ते हैं, जिसमें आप कमांडर्स को एलिमिनेट इसको करने की कोशिश करते हैं, उनके लीडर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये मामला जज्बाती हो जाता है। और इसीलिए ये जो स्टेटमेंट्स इस तरीके की आती है, बिकॉज जो लोगों में गुस्सा है ईरान में, और मैं इस काफ़ी ईरानियन लोगों से, जर्नलिस्ट से बातचीत करता हूँ चैनल्स पर भी और पॉडकास्ट पर भी, और तो वो एक साफ जाहिर है कि इस गुस्सा बहुत है। और इसीलिए आपने देखा एक ईरान के न्यूज़पेपर ने आई थिंक 12 या 13 नामों की एक हिट लिस्ट भी निकाली थी। और वो हिट लिस्ट वो, और ये जो जितने भी उसमें ट्रम्प थे, उसके एडवाइजर्स थे, पीट हेग्सेथ वगैरह, और इसको बाकी आपके नेटो के कुछ लीडर्स थे। तो ये इसको क्या दिखाता है आपको? और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि जो अभी आने वाला वक्त है वो बहुत ही एक क्रिटिकल, डेंजरस भी बोलूँगा मैं। और ये धमकी जो है ये खाली नहीं लेनी चाहिए हमको, बिकॉज ये कोई एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मैं ये मानता हूँ एक अपनी जगह है, और ये एक साइकोलॉजिकल वॉर का भी हिस्सा हो सकता है। बट एट द सेम टाइम हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते इस चीज़ को, बिकॉज इसको ईरान फिराक में रहेगा, और उसके प्रॉक्सी तो आप जानते हैं हर एक जगह हैं। और जिस टाइप की हमने प्रदर्शन अमेरिका में भी देखे इस लड़ाई के विरुद्ध, और एक साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन भी है अमेरिका में जो अफेक्ट हुई है, और ट्रम्प की अपनी पार्टी जो उसकी मांगा है और जो उसके जो फॉलोअर्स हैं, वो भी इस लड़ाई को और लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। और इसीलिए अब ट्रम्प एक ऐसी स्टेज में आ गया है कि वो उसको हासिल तो हो नहीं रहा है, और अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर बात फंस गई है, और वो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इसको ईरान को इसको मजबूर रखे हमेशा, बिकॉज एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान को मिल जाएगा और फिर वो टोल टैक्स लगाएगा, तो एक ईरान की रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप इसको अमेरिकन हिस्ट्री में भी चले जाएं, पास्ट प्रेसिडेंट्स को भी आप देखें, तो एक ईरान हैज़ ऑलवेज बीन द नंबर 1 एनिमी। तो इसीलिए बाकी प्रेसिडेंट्स ने इतनी जुर्रत नहीं की जो ट्रंप ने की, इस तरीके से हमला करके, अटैक करके। बट और वो क्यों नहीं की? क्योंकि पेंटागन ने और उनके जो एडवाइजर्स ने उनको एडवाइस किया था कि इसको ईरान
के साथ कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती अनलेस आप अपने ट्रूप्स को अंदर लेके जाएं। वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। जिस टाइप का टेरेन है ईरान में और जिस टाइप का IRGC का एक 31 डिस्ट्रिक्ट्स है उनके और फैला हुआ है, एक मोज़ैक स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो इस टाइप की थ्रेट जो आती हैं, ये अमेरिका को इसको सीरियसली लेना चाहिए और कोई इसको नज़र अंजाम नहीं कर सकते हैं। और जो एक हमको हिस्ट्री भी बताती है जी कि आने वाले वक्त में आपने जो नुकसान आप ईरान का कर रहे हैं, आई थिंक लोग नहीं भूलने वाले। एक टाइम था ईरान में, इस 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब लोग सड़कों पे आ गए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे खुमैनी की इस रिजाइम के अगेंस्ट। आज वही लोग इकट्ठे हो गए, एक साथ हो गए और इसको अमेरिका ने इनको इकट्ठा कर दिया है इनके ऊपर हमला करके। ऑलराइट सर, पॉइंट टेकन। संजीव सर, आपके पास मैं आ रहा हूँ। किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को आप मार देते हैं तो देश आपसे गुस्सा होगा, आपसे नाराज़ होगा और वो बदला लेगा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि इन प्रॉक्सीज, जो ईरान इस चीज़ को कभी ग्लोबली एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, हूती और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी और हमस जैसे आतंकवादी जो थे सर, उन्होंने पूरी दुनिया में बहुत तकलीफ फैलाई है। और अब सिर्फ इसलिए कि उन प्रॉक्सीज को लेकर ईरान एक्सेप्टेंस नहीं देगा, वो प्रॉक्सी कुछ भी करते रहेंगे और ईरान पर होने वाले हमलों को गलत ठहराया जाएगा, ये भी तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमला अब तक हुआ अमेरिका पर, अमेरिका के ज़रिए या ईरान पर हुआ, अब ये जो नया ताज़ा आप देख रहे हैं जो धमकी मिली है, मुझे नहीं लगता सर कि ईरान, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे नहीं लगता कि ईरान 9/11 जैसा हमला अमेरिका पर कर सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आतंकवाद की जो चुनौती है वो पूरी मानवता के समक्ष आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आतंकवाद को पराजित करना, आतंकवादी विचारधारा को पराजित करना, ये आज सभी राष्ट्रों को, सभी जिम्मेदार राष्ट्रों को, लोकतांत्रिक राष्ट्रों को और ऐसे सभी राष्ट्र जो विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता देखना चाहते हैं, एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर देखना चाहते हैं, सभी को आतंकवाद की इस चुनौती को गंभीरता के साथ लेना होगा। मैं ये मानता हूं कि ईरान आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा राष्ट्र है। और ईरान की जो IRGC है उसमें जो एक कुछ फोर्सेस हैं जिसका कि काम ही यही है कि उनके जो टेरर प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो या इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे अन्य छोटे बड़े आतंकी संगठन हो, सभी के साथ वो कोऑर्डिनेशन करने का कार्य करते हैं। आतंकवाद को ईरान लगातार, जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो हमेशा से अपने एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। और संभव है कि उसने पाकिस्तान को भी एक रास्ता दिखाया और पाकिस्तान ने भी इसी तरीके की पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ भी बड़ी साजिशें रची, भारत को क्षति पहुंचाई और पूरे विश्व को क्षति पहुंचाई। तो ये जो आतंकवाद का जो दानव है, जो आतंकवाद का ये जो एक भस्मासुर है, वो जाहिर है कि उन राष्ट्रों के लिए तो खतरे पैदा करेगा ही, जैसा कि आप पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, लेकिन इसने पूरे विश्व को भी जलाने का कार्य किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया गया था। और ये जो आतंकवाद के संदर्भ में एक बात मैं और भी अमित जी कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद के जो खात्मे के लिए उसके ऊपर एक काइनेटिक एक्शन, मिलिट्री एक्शन तो लिया ही जाना चाहिए, लिया भी गया है। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर 9/11 का हमला हुआ तो उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो ओसामा बिन लादेन को शरण दिए हुआ उस समय की तालिबान की रिजीम थी अफगानिस्तान में, उसको नेस्तनाबूद किया, उस रिजीम को हटा दिया। और उसके बाद भी अमेरिका का जो एक्शन है, जैसा कि आपने अपने ग्राफिक्स में बड़े ही शानदार तरीके से बताया कि क्या क्या बड़े एक्शन अमेरिका ने 9/11 के बाद लिए, डोमेस्टिक लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी, चाहे वो अल-कायदा हो, चाहे वो ISIS हो, चाहे वो जितने भी अन्य ऐसे छोटे बड़े आतंकी संगठन, उनके खिलाफ जो अमेरिका के अंदर जो हम लोग के लिए जिम्मेदार थे या अमेरिका के खिलाफ कई साजिश रच रहे थे, उनको अमेरिका ने लगातार जो है टारगेट किया, उनको समाप्त किया। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आतंकवाद के संदर्भ में जो पॉलिसी है वो जीरो टॉलरेंस की तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका की एक पॉलिसी और भी है जिसमें वो कहता है कि वी विल नेवर
फॉरगेट एंड वी विल नेवर फॉरगिव। और अमेरिका के अंदर अगर किसी ने आतंकवादी हमला कर दिया तो अमेरिका उसे छोड़ता नहीं है, चाहे उसके लिए 10 वर्ष का समय लग जाए, जो कि ओसामा बिन लादेन को मारने में लगा था, चाहे वो 20 वर्ष का समय लग जाए, चाहे वो अहमद अल जवाहिरी को एलिमिनेट करने में लगा, चाहे वो ISIS का अबू बकर अल बगदादी हो, चाहे वो अन्य आतंकवादी संगठन आप जितने भी देख लीजिए, चाहे वो प्रेसिडेंट ओबामा रहे हो, चाहे वो बुश रहे हो, चाहे आज के पहले के बाइडेन और आज के ट्रंप हो, सभी ने इन आतंकवादियों को परस्यू किया है, हॉट परस्यू किया है और उनको एलिमिनेट करने का कार्य किया है। यह लड़ाई जो है आतंकवाद की लगातार जारी है और अमेरिका अपने घर में हुए आतंकवादी हमलों को ना तो भूलता है ना तो उसे माफ करता है। और यदि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम अगर आज भी जब वो MOU पर साइन करने के बाद भी अगर वो ऐसा थ्रेट दे रहे हैं तो इससे पता चलता है कि उनका जो अप्रोच है इस पूरी शांति वार्ता को लेकर के कितना गैर जिम्मेदाराना है, कितना रेकलेस है और जिस तरीके का जो अप्रोच वो आज भी आतंकवाद को सपोर्ट देने के लिए कर रहे हैं और अब सीधे सीधे अमेरिका को थ्रेट दे रहे हैं। क्या अमेरिका उसको लेकर के शांत बैठेगा या उसे हल्के में लेगा? बिल्कुल हल्के में नहीं लेगा। और उसके अगर इस तरीके का कोई हमला हुआ तो फिर इस रिजीम का जो भविष्य है जो कि कुछ अभी लंबा हो सकता है वो और कम हो जाएगा। और ये जो उसके बाद अमेरिका की जो लड़ाई सीधा सीधा रिजीम चेंज की होगी। अभी तो ये था कि आप जो है यदि आप अपना बिहेवियर सुधार लें तो फिर आपके ऊपर जो है कार्रवाई हम संभव नहीं करेंगे और शांति अभी भी संभव है। लेकिन आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं अमित जी, 9/11 का जो हमला हुआ था उसके बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने US की कांग्रेस में जो संबोधन दिया था उसको आपके दर्शकों ने देखा होगा। मैं उसमें एक बात कहना चाहता हूं। उस संबोधन में उन्होंने कहा था कि जो तालिबान की जो रिजीम है अफगानिस्तान में उसके सामने अमेरिका 2 डिमांड रखता है। पहले तो ये कि वहां पर ये जो आतंकवाद का जो पूरा तंत्र है, जो आतंकवाद को आपने जो सपोर्ट दे रखा है, आतंकियों को प्रेशर दे रखा है, उसको समाप्त करें और अमेरिका को जो भी रिस्पॉन्सिबल है 9/11 के लिए उसको उसके हवाले करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो अमेरिका शर्त रख रहा है आतंकवाद के तंत्र को समाप्त करने की और आतंकियों को हवाले करने की, वो नेगोशिएबल नहीं है, उसके ऊपर कोई नेगोशिएशंस पॉसिबल नहीं है। इतने बड़े हमले के बाद अब कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगे। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि ईरान ने ऐसी कोई साजिश रची तो फिर शांति वार्ता भूल जाइए, शांति वार्ता बिल्कुल भी नहीं होगी और सिर्फ अगर कुछ होगा तो युद्ध होगा और वो युद्ध रिजीम चेंज के लिए होगा। तो ये ईरान के रिजीम को समझना होगा, यदि वो शांति चाहते हैं तो अभी भी ऑप्शंस ओपन हैं। लेकिन अगर कोई उन्होंने 9/11 दोहराया तो फिर वो सारे शांति के जो ऑप्शंस हैं समाप्त हो जाएंगे और फिर फुल एंड फाइनल जो वॉर है वो होगी और उसमें जाहिर है कि उसको बड़ी क्षति उठानी पड़ेगी। ठीक है हाकिम साहब, मैं आपके पास आऊँगा। आखिर में मैं चाह रहा हूँ कि रवि जी के भी मैं व्यूज़ जान लूँ, अमेरिका से जुड़े हैं, उसके बाद मैं सबका कम्युलेटिव जवाब आपसे लूँगा। हाकिम साहब इसलिए आपके पास अभी नहीं आ रहा हूँ। रवि जी, आप तो अमेरिकी हैं, आप तो अमेरिका में रहते हैं और आपको तो पता है कि 9/11 जैसी घटनाओं का इम्पैक्ट आफ्टर माथ क्या था। हम तो भारतीय हैं लेकिन हमने ये दंश हर साल झेलते हैं, हर वक्त झेलते हैं। अभी कल ही जम्मू कश्मीर में हमारे एक जवान को आतंकवादी ने मार दिया, वो शहीद हो गए, हेड कांस्टेबल थे। तो हम तो इस तकलीफ़ में हर वक्त 2-4 रहते हैं। लेकिन जो 9/11 जैसी घटना अमेरिका की सबसे तकलीफ़ देने वाली नब्ज़ है, और जैसा कि जनरल साहब बता रहे कि अमित ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इसको मत समझना, क्योंकि अगर ये धमकी ईरान ने दी है तो ईरान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके जो प्रॉक्सीज़ हैं, जो आतंकवादी संगठन है दुनिया भर में एक्टिव हैं, तो ये कराना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन अमेरिका के लिहाज से अमेरिका इस धमकी को किस तरह से लेता है और इसके बाद अमेरिका का रिटेलिएशन किस तरह का होगा ईरान पर? रवि जी। थैंक यू अमित जी और सारे पैनल मेंबर्स को प्रणाम। अमित जी, मैंने आपकी टीम को बताया कि मैं 9/11 में न्यूयॉर्क में था और मैं आई विटनेस हूँ 9/11 और मैंने सेकंड प्लेन को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा था। तो ये जो फिलोसफिकल जो डिस्कशन है कि ऐसा होगा, हम लोगों ने लिव किया है 9/11 को। राइट। मुझे ग्रैंड सेंट्रल के बाद 9/11 में अटैक भी किया गया और मुझे बोला कि तुम पाकिस्तानी हो, यहाँ से भागो, हमारे देश में क्या कर रहे हो। तो मैं 9/11 को बहुत ही पर्सनल तरीके से जानता हूँ और अभी भी अब जब 9/11 की बात आ जाती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो जो दृश्य है और उसके बाद जो स्मेल थी जो हमारे को बहुत सालों तक जो है वो इट लिंगर्स ऑन। इतना ईजी नहीं है उसको। तो आपका जो प्रश्न जो है कि ये अभी जनरल साहब ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है
और बाकी जो पैनल मेंबर है उन्होंने भी इंपॉर्टेंट बात बोली है। देखिए कि 9/11 जब हुआ था तो उस वक्त इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस और स्पेशली डिजिटल इंटेलिजेंस का दौर नहीं था। इंटेलिजेंस थी, वार्निंग साइंस भी थे। जब भी कोई 9/11 के 2-3 सिनारियोज हैं, जब भी कोई 9/11 करता है, अनाउंस करके नहीं करता कि मैं 9/11 करने वाला हूँ। और सर ने बिल्कुल बोला कि जैसे भी रेकलेस अनाउंसमेंट हुई है, अमेरिका ने भी रेकलेस चीजें की हैं, अब ईरान और भी ज्यादा रेकलेस अनाउंसमेंट करके कर रहे हैं। उनके स्लीपर सेल्स हैं, सबको पता है, नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोप में है और बाकी भी अन्य देश में, हमारे खुद के देश में है। ऐसा नहीं है कि ईरान जो है वो इंडिया के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप में है। आपको पता है कि खुद के भी उनकी काफ़ी स्लीपर सेल्स इंडिया में भी हैं। तो इट शुड नॉट बी टेकन फॉर कि ऐसे ये बोल रहे हैं। पर दूसरी बात, 9/11 का जो अटैक है अगर कोई करता है तो उसमें अब जो जो टेक्नोलॉजी है एविएशन की और एविएशन इंटेलिजेंस की, हम लोग जब 9/11 से पहले जब एयरपोर्ट जाते थे अमेरिका में, तो आप कैसे भी जा सकते थे, कोई हार्डली कोई पूछता था। देखिए अब जो है इतना ज़्यादा फेशियल रिकग्निशन हो गया है। मैं जब व्हाइट हाउस समिट के लिए गया था तो मुझे किसी ने बोला कि इतनी चेकिंग क्यों नहीं है। आई सर आप इस किलोमीटर में आ गए हैं, एक एक जने की, आपने देखा होगा कुछ टेलीविजन कुछ प्रोग्राम्स या कोई टीवी में न्यू आता है कि जैसे कोई एंटर करता है उसकी फेशियल रिकग्निशन हो जाती है, ऊपर नीचे से पता लग जाता है पूरा अत्ता पत्ता, जितना आपको नहीं पता, मुझे खुद अपने बारे में नहीं पता होगा, जितना वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे निकल जाती है। हैविंग सेड दैट कि एग्जैक्टली 9/11 तरीके का अटैक होगा, नहीं हो सकता, कुछ और तरीके का हो सकता है। जब वनरेबल पॉइंट्स इन अमेरिका, Right. ब्रिजेस हैं, आपने पीछे भी एक ब्रिज में अटैक हुआ था Right. जिसको फिर हश हश कर दिया गया था। बाकी डिजिटल अटैक्स हैं, ग्रिड्स पे अटैक्स हो सकते हैं, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। पर उसका ये है कि ईरान को ये सोचना चाहिए कि अगर आप कभी भी 9/11 जैसा थ्रेट करेंगे तो जितना ट्रंप को जो नेटो का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो आपने देखा भी कि ट्रंप ने अपना काफ़ी डैमेज किया है, तो आप बाकी जो है सारे नेटो को, यूरोप को, दुनिया को अपने खिलाफ खड़ा कर देंगे, दोबारा अमेरिका के समर्थन में उनको फोर्स करेंगे। क्योंकि 9/11 जैसा अटैक कोई टॉलरेट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया ने 26/11 भी देखा है और बाकी भी काफ़ी देश में। अभी पिछले हफ्ते जापान में था, वहाँ पे भी आपको याद है डस्टबिन में बॉम्ब्स डाले गए थे और आज Right. तक वहाँ पे आपको क्यों, जापान में कहीं चले जाए एक डस्टबिन नहीं दिखता आपको। पर क्यों नहीं दिखता वो लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो वहाँ पे अटैक्स किए गए थे। तो ऑन दैट नोट आई वुड से दैट इट हैज़ टू बी टेकन वेरी सीरियसली। पर ये जो टैक्टिक होगी, जो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो लिटिल डिफरेंट होगा। पर अनाउंस करके कोई अटैक नहीं करता, दिस इज राइट नाउ थ्रेट, बट एनीवेज नो थ्रेट शुड बी टेकन लाइटली। इट इज अ वेरी रेकलेस रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, बट ऑफ कोर्स ईरान अपनी पोजीशन को देख के वो स्टेटमेंट्स दे रहा है। और अभी तो देखिए ट्रंप को ही नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। अब ईरान का भी वही हालत हो गया है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं। वी आर इन अ वेरी वेरी आई वुड से अनचार्टेड टेरिटरी, बहुत ग्रे जोन में है हम लोग। क्योंकि आपके प्रोग्राम हम तो काफी महीनों से बातें कर रहे हैं, ये ग्रोन जोन में कभी भी कुछ हो सकता है। नथिंग शुड बी टेकन लाइटली। Right. धन्यवाद। हकीम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपके देश के ईरान के राष्ट्राध्यक्ष को मार दिया गया तो ईरान का पूरा राइट बनता है कि वो अमेरिका का नुकसान पहुँचाए। अमेरिका ईरान में एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुँचाया गया। ईरान का हक बनता है कि वो अमेरिका को जवाब दे। मिडिल ईस्ट में भी आप हमले कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं, तो आपका हक बनता है कि आप पर हमले हो रहे हैं तो आप उनको जवाब दें। लेकिन जिस तरह का बयान पेज़ेश्कियान साहब ने और पॉलिटिकल रेजिम दे रही है ईरान की, उससे तो ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त बहुत ख़राब है। कम से कम मैं ईरान के लिहाज से सोच रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है आपके यहाँ से, तो वहाँ पर हमले की तो कोई गुंजाइश नहीं है। इजराइल आपके पास है, इजराइल को आप मार सकते हैं, या फिर जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है वहाँ पर आप रिटेलिएशन कर सकते हैं। इस तरह के बयान देने का मतलब क्या है? आर यू गाइज आर सीरियस अबाउट दिस कि 9/11 जैसा हमला होगा, या सिर्फ एक ये बयानबाजी समझो मैं? नमस्कार अमित जी। जी देखिए, ये चीज कभी भी ईरान है ना, सिविलियन या पब्लिक को कभी हमला नहीं करेगा, ये पहले क्लियर रख लीजिए। जहां पर भी वो हमला करेगा मिलिट्री बेसिस पे, जहां पे अभी क्लियर कट देख लीजिए, जहां मसलन कुवैत में हमला किया, कुवैत की पब्लिक ईरान के साथ, जॉर्डन में हमला किया, जॉर्डन की पब्लिक ईरान के साथ। इसी तरह कहीं पे भी वो हमला करता है तो वहाँ के बेसिस पे, वहाँ की इस पे पहले ये क्लियर कर लेना है कि ईरान कभी भी, उनका डे फर्स्ट आज तक पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, सिविलाइजेशन हजारों साल का है, कभी भी कहीं भी वो सिविलियन या कोई भी गलत जगहों पे अत्याचार का उनका कभी भी नहीं है, कभी भी, याद रख लीजिए। अब रहा यहाँ पर एक दो चीजें होती है, एक आतंकवाद और दूसरा रेजिस्टेंस फोर्सेस।
जैसे आतंकवाद जैसे हो गया, तालिबान हो गया, आईएसआईएस हो गया, अल-कायदा हो गया, अल नस्रा हो गया, लश्कर तैयबा, ऐसे जो जुल्म जो अननेसेसरी जो वो लोगों पे अत्याचार करते हैं उसको आतंकवाद कहते हैं। और उसी तरह ईरान बोलता है कि हिजबुल्लाह, हूतीस, हमास, ये सब चीजें उन्होंने बोल रहे हैं कि दे आर रेजिस्टेंस फोर्सेस। चूंकि वहां पर मसलन लेबनान में जब हमला करके इसराइल पूरी तरह कैप्चर कर लिया था, तो वहां पर रेजिस्टेंस के लिए हिजबुल्लाह बना। इसी तरह हुतीस यमन में बना, फिलिस्तीन में हमस बना। ये संगठन है ना। और इराक में आईएसआईएस और क्या दाइश जब हमला करके इराक और सीरिया में आ गया था, तो देखिए ये जो आतंकवाद जितना भी बनाया है ना, पूरे का पूरा अमेरिका ने खुल के, बिल क्लिंटन ने ओपन बताया कि हमने वहाबी ब्रांड को लिया, तालिबान की लेके हमने उनको फंडिंग करके सिर्फ रशिया को भगाने के लिए इस्तेमाल किया। ये जहां पर भी जो जुल्म और जो आपने पूरी तरह स्टीम फाइल में देख लिया है, जितना वो जालिम है, जितना बड़ा सबसे बड़ा टेररिस्ट है ना आज की दुनिया में, इसराइल और अमेरिका है, जहां से पूरी दुनिया को मुसीबत दे रहा है, पूरी दुनिया में तकलीफ दे रहा है। मतलब ईरान पे भी आया, हमला किया, ईरान ने नहीं किया था, रिटेलिएशन किया। देखिए कल का खुल के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि आई आंख यानी मेरा हमारा आंख तोड़ोगे तुम्हारी आंख फूटेगी, तुम्हारे ब्रिजेस हमारे ब्रिजेस पे मारोगे आपके। देखिए इससे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी खुला हुआ था, बाबुल मंदब भी खुला हुआ था, कहीं पे कोई रकम का कुछ भी नहीं था। अभी यहाँ पर भी देखिए जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जब पीस डील चलो अमेरिका आया, जब हमने पूरा फेडरल में है ना ये 6 दिन मैंने कुम में भी था, तेहरान में भी था, मशहद में भी था, पूरे लोगों से भी बातचीत किया और यहाँ के लीडर से भी बातचीत किया। और इनके लोगों में चूंकि देखिए ये आप बोल रहे हैं वहां कर देगा, हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। ये अमेरिका ने आके पूरे लीडर्स को मार दिया। सबसे बड़ा देखिए ये तो पॉलिटिकल नहीं है, ये तो धर्मगुरु हैं पूरे दुनिया के शियों के, कौन, आयतुल्लाह खामेनी। तो उसमें क्या होगा, ईरान भी है ना जो मसलन उस जमाने से भी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जहाँ शहादत मिली थी, वो शहादत तब से भी उसी पे लिखा हुआ है यारा सारकुल हुसैन बोल के, यानी हम इमाम हुसैन का बदला लेंगे, जो रेड फ्लैग होता है उसी के नीचे लभी लिखा है या सारकुल आयतुल्लाह खामेनी, यानी अब आयतुल्लाह खामेनी का बदला लेंगे। इसी तरह जो मस्जिद जमकरान है या इमाम रजा का जो मशहद में होली स्ट्राइन है, उसके ऊपर भी रेड फ्लैग लगाया हुआ है कि हम बदला लेंगे, बदला के बगैर नहीं होगा। और इससे पहले क्या था, मैंने यहाँ देख रहा था लोगों में, ये जंग से पहले रिजिम के खिलाफ भी थोड़े बहुत लोग थे, जैसे ही जंग हुई रिजिम के साथ इतना ज्यादा आ गए हैं कि अभी जो गवर्नमेंट जो नेगोशिएशन करके एमओयू में साइन की थी 14 पॉइंट्स के ऊपर, तो उसमें मजबूर थे कि वो बोल रहे थे कि हम कोई नेगोशिएशन नहीं करना है, जो नेगोशिएशन तुमने गवर्नमेंट को बोल रहे थे कि क्या गलत किया है, मगर गलत क्या कोई भी किया, खैर एक बार हम माहिदा कर दें हम खामोश रह जाएंगे। तो जब फनरल के दिन रात में, एक दिन पहले रात में, जहां पर मशहद में फनरल जो फाइनल अंतिम संस्कार था, वहीं पर पूरे रेलवे ट्रैक्स पे, ब्रिजेस पे जब हमला किया, क्यों, जब पब्लिक ने बहुत खुशियां मनाई, मैं जब वहां देख रहा था लोग, मैंने बस पूछा क्यों खुशियां मना रहे, बोल रहे थे हमारा जो माहिदा था एमओयू, जो हमने बंदिश बन गए थे वो टूट गया। लेकिन नकीम साहब, अगर आप कह रहे हैं कि सिविलियंस पर हमला नहीं करेगा ईरान, तो 9/11 का जो हमला था वो तो सिविलियंस पे ही था। डेफिनेटली मैंने यही बता रहा हूं, 9/11 जैसा कभी हमला नहीं होगा। ये जो रिलेवेंट सोर्स भी नहीं है जो आप बता रहे हैं 9/11 पे हमला, ये कहीं पर भी रिलेवेंट सोर्स नहीं है। चलो मान भी लेंगे ये ऐसा है, ये है, तो उस तरीके के हमले नहीं होंगे। अब जो भी होगा, साइबर अटैक सबसे बड़ा है ना, टेक्नोलॉजिकल वार है, अभी वो फिजिकल वार कम है, टेक्नोलॉजिकल वार है। हाँ डेफिनेटली हमले करेंगे उनके ग्रिड पे, जब जितना वो क्लियर, देखिए आज यानी कल भी अब्बास अरागची ने ओपन बता दिया है कि हम लोग हमारे तरफ से कोई यानी ऑफेंसिव नहीं करेंगे, हमारा पूरा ऑफेंस में रहेगा, सॉरी डिफेंस में रहेगा, ऑफेंस कभी नहीं करेंगे। तो वो लोग जितना आके उनके ऊपर हमला कर रहे हैं उतना ही बदला ले रहे हैं। अब देख लीजिए जितनी पूरी वार, जब से लास्ट टाइम इसराइल का शुरू हुआ था, कि अमेरिका की 40 दिन की पूरी जंग में देख लीजिए, जितना अमेरिका ने हमला किया उतना ही तौर पे ईरान में भी हमला किया है। वो अभी लैंड के लिए भी बोला, अगर आप हमारे लैंड पे आओगे तुम्हारे बेसिस हम पूरे ले लेंगे। ये कभी भी है ना, ईरान ने पहले नहीं, अगर वो नहीं आएंगे तो ये नहीं जा रहा है, और ये वेट कर रहे हैं, ईरान इंतजार कर रहा है कि वो लैंड में आए, हम पूरे जितने बेसिस हैं पूरी तरह कैप्चर कर लें। देखिए अमेरिका और इसराइल, उनके पास कितनी फौज आएंगे, कितने लाख आएंगे, इनके पास तो 3 करोड़ लोग, पहले तो मिलियंस में फौज है ही उनकी, उसके बाद 3 करोड़ लोग नाम लिखाए हैं कि वी आर
वॉलंटरी आपके साथ हैं। तो इतनी मिलिट्री जब पूरे गल्फ में फैलेगी तो पूरा वेस्ट एशिया का खुल के बता रहे हैं। वेस्ट, अगर तुम ग्राउंड में आओगे तो वेस्ट एशिया का जो मैप है ना, जो नक्शा बदल जाएगा। ये तो होके रहेगा, ये तो डेफिनेटली। और अभी तो नेगोशिएशन के लिए तो पूरी तरह, जब वार के बाद, जब ये हमले के बाद, अब इसी देख लिए आज सुबह का ही, जब वहां पर सबसे बड़ा शियों का त्योहार है, यानी मसलन यूं मानिया जाए कि अरबाई बोल के जो इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40th डे का, उस पर प्रिपरेशन में जा रहा था ईरान इराक पे, जब हजारों का मजमा था वहां पर बमबारी किया। उसके बावजूद भी अभी भी देखिए, उसके बाद भी हजारों का मजमा जा रहा है। ये चीजें जब होता है ना, जब हमला करता है तो हर आदमी गुस्से में आता है, हर आदमी को बहुत ज्यादा जज्बात हो जाता है कि जब कुछ भी नहीं, जा रहे हैं जियारत के लिए, वहां पर अटेंड करने के लिए इराक में अरबाई के लिए, वहां पे हमले कर रहे हैं। ये चीजें जब हो रहा है ना, आ रहे हैं खामखा, जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला ठीक था, है आके इन्होंने बंद किया। हकीम साहब, जैसे ठीक है। हो रहा है, ये कर रहा है ये। जी ठीक है जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसा कि रवि भी बता रहे हैं कि इस तरह के हमले पॉसिबल नहीं है, और हकीम रज़ा भी कह रहे हैं कि अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर और इस तरह की चीज़ें अब दुनिया में चल रही हैं, तो ये फिज़िकल अटैम्प्ट, इस तरह के हमले नहीं उम्मीद है बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन और रशिया का वॉर सर आप देख रहे हैं कि लगा था कि 1 हफ्ते 10 दिन में ये वॉर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यूक्रेन रशिया के मुकाबले देखा जाए तो अमेरिका रशिया जैसा एक ताकतवर बड़ा मुल्क है और ईरान यूक्रेन जैसा एक छोटा मुल्क है। लेकिन जिस तरह से ईरान वॉर में अभी पार्टिसिपेट कर रहा है, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त पूरे मिडिल ईस्ट के लिए सिर्फ बर्बादी लिखेगा और कुछ भी नहीं है। देखिए अमित जी, मैं कुछ एक्चुअली कमेंट इस पे भी करूंगा। रवि साहब ने भी जो बोला है और हकीम साहब ने जो बोला है। पहली चीज है कि पॉसिबिलिटी, अगर ये अटैक वो एक रिपीट नहीं होगा, 9/11 टाइप का अटैक नहीं होने वाला, बिकॉज वो पॉसिबल भी नहीं है वहाँ पे। बिकॉज अभी जिस टाइप के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं अमेरिका में, उस टाइप का अटैक दोबारा नहीं हो सकता। बट ये चीज़ ऐसी है, अब उन दिनों ड्रोन्स नहीं थे। अच्छा, आज आप मुझे बताइए, ड्रोन्स आर अवेलेबल ऑफ द शेल्फ। आप कहीं से अमेजोन से भी ले सकते हैं, कहीं से भी आप ड्रोन ले सकते हैं, एक्सप्लोसिव आप उस पर कंटेंट अपना डाल सकते हैं। कहीं पर भी आप एक सीरियल टाइप अटैक्स कर सकते हैं। 8-10 लोकेशन आप उसको सिलेक्ट करें और साइमल्टेनियसली 8-9 लोकेशन पे आप ड्रोन्स को छोड़ देंगे। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। दूसरा, असैसिन्स को आप हायर कर सकते हैं। देखिए, आपके ऊपर एट्रीब्यूबिलिटी नहीं आएगी। अब जैसे हकीम साहब बोल रहे हैं कि इसको ईरान हमला नहीं करेगा, आप जिस टाइप का अटैक होगा उसमें जो ईरान का कोई लिंक नहीं नजर आएगा आपको कि ये इसको ईरान ने किया है। बिकॉज कोई भी अटैक कर सकता है, कोई एक लोन वुल्फ अटैक हो सकता है आपका, और अमेरिका में तो होते रहते हैं इस टाइप के अटैक्स, आपने देखा है। तो इसकी जो एट्रीब्यूटेबिलिटी है उसको डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और खास तौर पे आजकल देखिए, आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, रशिया का देता हूँ, और इसमें अमेरिका भी शामिल है। अब इसको रशिया ने वैगनर आर्मी क्यों रखी हुई है? अब इसको वैगनर आर्मी इसलिए रखी हुई है रशिया ने कि किसी भी देश में अगर अपना ऑब्जेक्टिव या अपना कोई चीज हासिल करनी है, या कोई इंटरनल स्टेबिलिटी है, डिस्टर्बेंस है, कुछ करना है, तो वो उस वैगनर आर्मी को इस्तेमाल करते हैं। मर्सनरीज टाइप के लोग हैं ये। अब इसको अमेरिका भी इस टाइप की एक आर्मी रखता है, और जहां पे, और खास तौर पे हमने अफ्रीकन कंट्रीज में देखा ज्यादातर। जनरल साहब, माफी चाहता हूं, वक्त बिल्कुल मेरे पास नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। रवि जी बहुत शुक्रिया अमेरिका से जुड़ने के लिए। संजीव सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हकीम रज़ा आपका बहुत शुक्रिया।